वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने की और मेरे साथ वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुड इवनिंग। और हमारे दर्शकों के सवालों में से पहले हम अजय का सवाल लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है और इनके पास आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट का स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। 12 साल तक ये कह रहे हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इनको 50,000 रुपए, माफ कीजिएगा 5 लाख रुपए इनको और लमसम भी निवेश करना है और बच्चों की शादी का इनका लक्ष्य है। तो फिलहाल इनकी उम्र 34 साल की है। यूट्यूब पर सवाल भेजा है तो मेरे पास ये कॉल पर नहीं है तो बहुत ज्यादा जानकारी हम नहीं ले पाएंगे। 20,000 का निवेश है और कितना इनको बढ़ाना होगा अपना निवेश और 5 लाख रुपए जो इनको इन्वेस्ट करना है लमसम, वो भी क्या इन्हीं फंड्स में कर पाएंगे ये? जी कविता, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनका यहाँ पे टाइम होराइजन कितना, जैसा उन्होंने कहा कि इनका टाइम होराइजन जो है वो करीब 12 साल का है और एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ इन्होंने ऑलरेडी कुछ एक्यूमुलेट किया हुआ 2,17,000 रुपए। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एसआईपी से इन्वेस्ट करना इक्विटी फंड में 12 साल के लिए बिल्कुल सही है। और अगर हम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है अभी उससे 12% का अगर रिटर्न एनुअलाइज हम मान के चलते हैं तो करीब 93 लाख का कॉर्पस ये अपने 12 साल के बाद बना पाएंगे। अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और एक ब्लू चिप फंड है और एक इमर्जिंग फंड विच इज मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। वहां पे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिसमें हालांकि एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उन्होंने कहा कि 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही है, बट यूजुअली आई थिंक उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक फंड सही है। तो आगे जाके ये कोशिश करें कि इसको अगर थोड़ा सा दोनों में से कोई फंड चुने, दोनों के दोनों फंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आई थिंक एज ऑफ नाउ अच्छे हैं तो वो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि वो जो 5 लाख की जो रकम है इनको कहाँ इन्वेस्ट करनी है, पहली बात तो सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि इस समय पे जो मार्केट ये लेवल पे है क्या इसको हम लमसम लगाएं या फिर इसको सिस्टमैटिक लगाएं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे ये है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी से वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो करीब 2,40,000 रुपए या 2.5 लाख रुपए एक साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टमैटिकली। तो अगर ये लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहे इस लेवल पे तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एक 50% पैसा जो है वो अगले एक साल में वो सिस्टमैटिक लगाएंगे और समय इनके पास काफी लंबा है। इसमें से कुछ एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है तो वहां पे वो 2.5 लाख रुपए लगा सकते हैं। एक मिड कैप फंड है कोटक इमर्जिंग फंड जहां पे वो 1,50,000 लगा सकते हैं और एक स्मॉल कैप फंड एचडीएफसी स्मॉल कैप जहां पे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें और जैसा मैंने कहा कि इनके फंड्स अच्छे हैं, आगे जाके इनको कोशिश करनी है अगर वो स्मॉल कैप को थोड़ा कंसोलिडेट कर सकें तो बेहतर। जब भी लमसम पैसे डालने की बात आती है, इस वक्त हम बाजार को जिस हाल में देख रहे हैं, जिस मोमेंटम में देख रहे हैं, क्या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बाजार थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हो जाए उसके बाद डालें पैसे, या इस तरह की चाल जो कि दिखाई दे रही है, रोज एक नया हाई बाजार छूटा हुआ दिखाई दे रहा है, इस माहौल में अपने पैसे डालने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनका समय लगभग 12 साल का है? हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक समय है इनके पास 12 साल का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलरेडी वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, कि अल्टीमेटली हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं लमसम पैसा, कि हम नहीं चाहते कि वो एक तरीके से मार्केट टाइमिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से 20,000 रुपए की इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगले 12 साल के लिए हो रही है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका 50% पैसा जो आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें, इसलिए मैंने कहा कि अगर वो लमसम भी करना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने ये सवाल पूछा होता कि सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और सिस्टमैटिकली कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप 30 या 40% आप लमसम कीजिए और बाकी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ कीजिए। इनके केस में आई थिंक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर पोर्टफोलियो की सिचुएशन को समझें और किस तरह की स्ट्रेटेजी है उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है तो बेहतर है। ऑलराइट, नरेंद्र हमारे दर्शक जो हैं वो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ मैम, शिमला से। शिमला से सर, आपके पास स्मॉल कैप फंड्स हैं 4, निपॉन के, क्वांट के, एक्सिस के, एसबीआई के, एक मिड कैप है आपके पास मोतीलाल का और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। और ये आपने हाल ही में इन्वेस्ट, क्या कह रहे हैं? पराग पारिक का नहीं है मैम, 4 स्मॉल कैप है मैम और एक मिड कैप है मैम। पराग पारिक नहीं है? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा
ठीक है, और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? मैम मैं 15,000 कर रहा हूँ मैम मंथली। चलिए, इन 5 फंड्स में आप कर रहे हैं 15,000 रुपए। और आपका कोई खास टारगेट कितने साल तक इस निवेश में रहना है? मैम 15 से 20 ईयर तक मैम। 15 से 20 साल तक। कोई हाँ कॉर्पस जी, मैम। आपको इकट्ठा करना हो? इनकी कॉर्पस नहीं मैम, ऐसे बस सेविंग इन्वेस्ट के तौर पर सेविंग हो रही है मैम। तो थोड़ा जानकारी चाहिए थी मैम की पोर्टफोलियो जो थोड़ा डाइवर्सिफाई है कि नहीं है मैम। बहुत ज्यादा जोखिम है। आपने खुद 4 स्मॉल कैप्स डाल रखे हैं। ये खुद बनाया पोर्टफोलियो की सलाह लिए किसी से? नहीं मैम, खुद ही बनाया था मैम। मैं जो पास्ट रिटर्न देखे थे तो उसके हिसाब से बनाया था मैम। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कहाँ बदलाव कर लेने चाहिए, और क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का आपका एक लक्ष्य है तो और कितना आप डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। तो हेमंत सर, सवाल यहाँ पर यही है कि भले ही इनके पास अलग अलग तरह की स्मॉल कैप की स्कीम है, अब स्मॉल कैप का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि एक्टिव में भी आपको बहुत ज्यादा अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी फंड मैनेजर्स की। तो अब ऐसे में जो इन्होंने अपने लिए रणनीति बना रखी है 4 स्मॉल कैप की, एक तो लंबी अवधि का नजरिया है, तो क्या जो जोखिम है वो इनका कम हो जाएगा? दूसरा ये कि स्मॉल कैप का यूनिवर्स इतना लंबा है तो हर फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी है वो अपने आप में अलग हो सकती है, क्या इसकी संभावना है? हाँ कविता, देखिए जैसा हम बोल रहे हैं कि अगर हम स्मॉल कैप के पोटेंशियल की बात करें तो अगर आप चाहे 5, 10, 15 साल की जो परफॉर्मेंस देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे मिड कैप या लार्ज कैप, तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहती है ओवर द लॉन्गर पीरियड। लेकिन रिटर्न जो है आपको पूरी हकीकत नहीं बताती। ये भी सच्चाई है कि ये सेगमेंट जो है काफी वॉलेटाइल है, और कभी कभी जब मार्केट डाउन टर्न में हो, वॉलेटाइल हो, तो जहां पे आपको जो वॉलेटिलिटी, लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी और गिरावट जो हो सकती है वो कहीं ज्यादा हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में जब भी आप इन्वेस्ट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर लें। स्मॉल कैप तो ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी एलोकेशन उस सेगमेंट में कर रहे हैं और कितने फंड आप उसमें डाल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की कि वहां पे 2 फंड थे, मैंने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके कोशिश करेंगे उसको कंसोलिडेट करें। आपने भी जैसा बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, यूनिवर्स बड़ा है बट वो रिस्की भी है और एग्रेसिव भी है। तो आई थिंक एक पोर्टफोलियो में 4 फंड स्मॉल कैप के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, चाहे वो कितना भी पोटेंशियल हो, क्योंकि इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जब अपना पोर्टफोलियो एग्रेसिव बनाएंगे तो गारंटीड है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। रिटर्न के साथ साथ आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों, और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी देखना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली उसको कंसोलिडेट करें। मेरा ये मानना है कि इनका पोर्टफोलियो कोई बहुत बड़ा नहीं है। 15,000 की अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर जो उनका टाइम होराइजन है, तो टारगेट तक तो पहुंच पाएंगे 15-20 साल में, लेकिन कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो आप निपॉन स्मॉल कैप को देख सकते हैं, जो 4 फंड आपके पास हैं। इन्होंने कहा कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इनके पास नहीं है। तो ये जो बाकी फंड्स हैं उसके बदले में, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स है मार्केट के, लार्ज एंड मिड, सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो उसमें एक मल्टी कैप देख सकते हैं स्मॉल कैप्स की जगह पे, कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप में HDFC लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, और एक बंधन कोर इक्विटी जो एक और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। तो 2-3 फंड जो है, एक मल्टी कैप, 2 लार्ज एंड मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड, मुझे लगता है सही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्मॉल कैप के साथ साथ मल्टी कैप में भी इनको स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए, इंश्योर कीजिए कि तीनों सेगमेंट में इस तरह का एलोकेशन हो कि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो। बट ये बात बिल्कुल सही है कि स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए, स्पेशली जब आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। लेकिन बहुत ज्यादा एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को काफी एग्रेसिव बना सकता है। यहाँ पर आपने इनको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, और ये तो खैर इन्होंने निवेश नहीं किया हुआ है, क्या निवेश करना चाहिए? हाँ देखिए, अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ऑब्वियसली उस कैटेगरी में काफी अच्छा फंड है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे कुछ पैसा जो है वो यूएस स्टॉक्स में भी मिलता है आपको, तो थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है। बट अगेन डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसा मैंने इनको कहा कि क्योंकि तीनों सेगमेंट में हम एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनको रिकमेंड किया कि आप 2 लार्ज एंड मिड कैप देख लीजिए और एक मल्टी कैप देख लीजिए। तो फंड काफी सारे मिल सकते हैं, ऑप्शंस काफी सारी हो सकती हैं, चॉइसेस काफी सारी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपको देखना है कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल क्या ज्यादा है।
ऑलराइट, अब ऐसे में जिन स्मॉल कैप से निकलने की आप इनको सलाह दे रहे हैं, तो अपना पैसा भी उसमें से निकाल लें फिलहाल, या बस निवेश अपना रोक दें? नहीं, देखिए, अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन एनी केस उतना पोर्टफोलियो को स्कैटर करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप कंसोलिडेट करने निकले हैं, एलोकेशन रीबैलेंस करने निकले हैं, तो ऑब्वियसली वहां से निकल के आपको इनमें डालना चाहिए, क्योंकि हम ये ना भूलें कि इनके पास 15 से 20 साल का समय है यहाँ से। जितना जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करेंगे, जितना जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करेंगे, उतना लंबा समय आपको मिलेगा इस पोर्टफोलियो से आगे बढ़ने में। राइट, नरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। पोर्टफोलियो में बदलाव करने हैं, थोड़े से स्मॉल कैप्स को कम करना है, और जिनमें आपको सलाह दी जा रही है उनमें आगे चलकर आपको निवेश करना है। ऑल द बेस्ट। हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अभिषेक महेश्वरी हमारे दर्शक ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप भी एक ऐसे हमारे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए। मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ हेमंत दुस्सगी हैं जो दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रही हैं। अभिषेक महेश्वरी अपना सवाल लाइव हमसे पूछेंगे। नमस्कार अभिषेक। नमस्ते मैम। चलिए, आपने अपना प्लान तो हमें भेज दिया है। काफी सारे फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं। आपने इतने फंड्स क्यों डाले हैं? 22 फंड्स। मैम, मैं 2009 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने SIP भी कर रखा, और जब भी मेरे पास बिजनेस में एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ मुझे, तो मैंने लमसम भी किया। लेकिन मैंने ये स्टडी की कि जो फंड्स 10 ईयर्स पहले नंबर 1 पे थे, वो कितने फंड्स अब नंबर 20 में भी नहीं है। इसलिए मैंने हर कैटेगरी के 3 फंड्स उठा लिए, क्योंकि मेरा विजन 20 ईयर्स का है। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मैंने सब में 3 फंड्स उठा लिए, जो मेरे हिसाब से अच्छे चल रहे हैं और AMC रेप्यूटेड है। लेकिन अब मैं जब देख रहा हूँ, मैंने आपका जो ये शो है काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी सर बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करके 6-7 फंड्स ही होने चाहिए, तो जैसे मैंने अगर एक मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया, एक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया, अगर 5 साल बाद वो फ्लेक्सी कैप ना चलने लगे, तो क्या मुझे स्विच कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? और मैं कंप्लीट इसमें ही करता हूँ, इक्विटी पे, मैं डेट पे नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 6 लाख रुपीज मेरा PPF, मेरे वाइफ का PPF, और मैंने दोनों डॉटर्स का सुकन्या समृद्धि योजना में मैं कर रहा हूँ 6 लाख इन्वेस्ट। तो मैं कुछ भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरा हॉराइजन 20 ईयर्स का है। 2044 में मैंने सोचा है कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, मुझे उसके हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना है। चलिए, मेरे ख्याल से आपने फंडामेंटल से सही पकड़े हैं, और कहीं ना कहीं आपको एहसास हो गया है कि थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट किया जा सकता है, क्योंकि काफी फैला हुआ आपका पोर्टफोलियो है। और जहां तक सभी कैटेगरीज को पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात होती है, वो करना सही होता है, लेकिन वो चरणों में करना सही होता है, और उसमें से भी हर कैटेगरी के 3 फंड शामिल करना शायद आपका जोखिम बढ़ा ही देगा, या रिटर्न के लिहाज से आपको कुछ खास देगा नहीं। इसको और समझते हैं। हेमंत सर, इनका जो फियर है वो मेरे ख्याल से काफी वाजिब है, और हालांकि जो स्ट्रैटेजी है उस फियर को गायब करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो मेरे ख्याल से सही की जा सकती है। लेकिन इनके जैसे ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे या निवेशक होंगे जो इस तरह की रणनीति को सही समझते होंगे। हर किसी को अपना घाटा कम करना है और देखिए अपना मुनाफा कमाना है। उसके लिहाज से देखा जाए तो आप इस रणनीति को कितने नंबर देंगे, और ये कहाँ रणनीति ऐसी अपनाने से इनसे चूक हो गई, ये बताइएगा। नहीं कविता, 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे। जैसा मैंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग फंड देखते हैं तो वो हर क्वार्टर में, हर 6 महीने के बाद वो बदलते हुए नजर आएंगे आपको। तो ऑब्वियसली एक चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट होती है यहाँ पे कि आपको परफॉर्मेंस को चेंज नहीं करनी है। आप अगर म्यूचुअल फंड में, जैसे हमेशा कहते हैं कि बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करना हमेशा उतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ऑफ द शेल्फ कोई भी फंड उठा लिया और उसके ऊपर आपने पोर्टफोलियो बना दिया। जब आप बहुत सारे फंड लेते हैं एक ही सेगमेंट के, तो ओवरलैप होता है, उसमें कुछ नॉन परफॉर्मिंग फंड भी आते हैं, वो आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को पुल डाउन करते हैं। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है आपकी रिटर्न की, उसको थोड़ा सा फिर से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि इक्विटी, स्पेशली अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड से, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, कि आपको उनकी जो बेंचमार्क है उनसे बेटर रिटर्न मिले, वो जो सेगमेंट ने रिटर्न दिया उससे आपको बेटर रिटर्न मिले। आपको उन फंड्स के ऊपर फोकस करना है जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली, ना कि टॉप ऑफ द चार्ट। बिकॉज वो, जैसे उन्होंने कहा भी, उन्होंने रियलाइज भी किया कि वो हर क्वार्टर या हर 6 महीने के बाद वो चेंज होंगे। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड्स का मतलब क्या है कि आप 2 तरीके हैं। एक तो आप देखते हैं कि बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं, दूसरा आप ये देखते हैं कि
जो पीयर ग्रुप है यानी उसी कैटेगरी की जो दूसरे फंड है उनकी जो एवरेज है उससे बेहतर आपके फंड ने परफॉर्म किया करेंगे। जब तक आपके फंड उस एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसके बारे में आप परफॉर्मेंस को चेंज मत कीजिए कि मेरा फंड हमेशा टॉप 1 या 2 और 3 में होना चाहिए। कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग जो फंड होते हैं, और अगर आपने फंड सही चुने हैं, सही सेगमेंट में चुने हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको अपने इन्वेस्टिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो जैसा आपने भी कहा कि पोर्टफोलियो बहुत फैला हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट कीजिए, ऐसी कैटेगरी चुनिए और उसमें ऐसे फंड चुनिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, तो जो रिजल्ट है आपका डेफिनेटली बेटर होगा कंपेयर टू जब आप इतने सारे फंड लेते हैं। तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो के ऊपर आता हूं तो इनके पास 23 फंड है, क्योंकि लमसम भी इन्वेस्टमेंट है और नीचे SIP भी शुरू किए। तो अगर मैं इनको देखूं तो करीब 23 फंड है इनके पोर्टफोलियो में। पहले मैं इनकी टारगेट की बात करूं तो इनके पास 20 साल का समय है, 50 लाख का इनका ऑलरेडी कॉर्पस है जो उन्होंने क्रिएट किया है, और जो उनकी SIP है 15,000 की, उससे करीब 6.5 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो 10 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी SIP बढ़ाने की जरूरत है। या तो वो एक साथ SIP बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे उनको करीब 30,000 से SIP बढ़ानी, कुल मिला के 45,000 कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर वो अपनी SIP को हर साल 15% से बढ़ाएं तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। अब हम कोशिश करते हैं इनके पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने के लिए, ताकि अलग अलग कैटेगरी के फंड हो और ऐसे फंड जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके पास एक बात अच्छी है कि इन्होंने फंड अच्छे चुने हैं, लेकिन ओवरलैप है, बहुत ज्यादा फंड्स हैं, तो इसलिए उनको जरूरत है इसको कंसोलिडेट करने की। तो जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप इनके पास एक फंड है, वहां पे ये 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 8 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो 15,000 की SIP है उसको भी थोड़ा सा रीअलोकेट करेंगे। 4,000 की SIP ICICI प्रू लार्ज एंड मिड में। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं 8 लाख। ये उनको उन फंड से निकल के अगर ये इसको फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। निपॉन मल्टी कैप जहाँ पे 9 लाख और 4,000 रुपीज की SIP, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जहाँ पे 9 लाख रुपीज प्लस 4,000 की SIP, और कॉन स्मॉल कैप फंड 8 लाख रुपीज प्लस 3,000 की SIP। तो एक स्मॉल कैप फंड होगा, एक मिड कैप फंड होगा, एक मल्टी कैप फंड होगा, एक फ्लेक्सी कैप फंड होगा, जो लार्ज एंड मिड कैप होंगे। तो जो आपको एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में मिलना चाहिए वो मिलेगा। ये सारे के सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमेशा ये नहीं कि इन्होंने पास्ट में अच्छा किया तो आगे इनको आप नजरअंदाज कर देंगे। कहीं ना कहीं इनकी परफॉर्मेंस को भी आपको देखना है। और ऐसा नहीं, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए कि नहीं, तो एकदम से 3 महीने 6 महीने की परफॉर्मेंस देके आप नहीं बदलेंगे। उसको कम से कम 1 साल या 1.25 साल का टाइम देंगे, 4 या 5 क्वार्टर का। फिर भी अगर वो कंसिस्टेंटली, जैसा मैंने कहा, अपने पीयर ग्रुप एवरेज से कम परफॉर्म करते हैं, तभी जाके अपने पोर्टफोलियो में इसको बदलाव कीजिए। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कीजिए और अपने प्रोसेस को, जैसा मैंने कहा कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सकें। राइट, अभिषेक कोई सवाल है जो आपको पूछना है? पूछने की आगे चलते हुए, जैसे मैं 15,000 की SIP कर रहा हूँ, ईयरली भी 2-3 लाख का मैं लमसम कर लेता हूँ, तो आगे मैं इंडेक्स फंड्स में करूँ क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, या इन्हीं फंड्स में करूँ मैं? हेमंत सर, देखिए ये डिबेट हमेशा रहेगी कि हम इंडेक्स फंड, देखिए हमेशा स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% या 15% तो एटलीस्ट इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं, आप मिक्स देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा मल्टी कैप है, जैसे हमने देखा कि लार्ज एंड मिड कैप है, जैसे हमने देखा फ्लेक्सी कैप है। तो जब इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडेक्स फंड से थोड़ी सी आपको इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, अगर आप प्योर लार्ज कैप में जा रहे हैं, उसके सामने इंडेक्स में जाए तो सही है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर ये ट्रैक रखना, जब आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप इंडेक्स हो, उसको रीबैलेंस करना किस समय पे करना है, टैक्स एफिशिएंसी का इशू आता है। तो इससे लगता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो प्रोसेस को सिंपल रखना चाहते हो तो एक्टिवली मैनेज फंड एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। ऑफकोर्स इंडेक्स फंड की अपनी मेरिट्स है, बट आपको एज ए ओवरऑल देखना पड़ेगा कि वाकई में रीबैलेंसिंग करने के लिए आप उसको समय पे कर पाएंगे या उसके टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि रेगुलर में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन अगर एज ए स्ट्रैटेजी वो आपको बेटर परफॉर्म करके दे रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे जो एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि आपको बेटर रिटर्न कहां से मिल सकता है।
लक, ऑल द बेस्ट। और सवाल जवाब के सिलसिले को हम यही फिलहाल थामते हैं, लेकिन रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताइए हेमंत सर, आपका आज का गुरु मंत्र क्या है? तब तक मैं फोकस पर करना चाहूंगा उस इश्यू पे जिसमें हमने आज शो में कई बार बात की है, डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो में, क्योंकि वह आपको रिस्क को कम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, लेकिन कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना उसके अपने रिस्क है। वहां पे रिटर्न आपको बेटर मिल सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। बहुत ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना, जैसे हमने यहाँ पे बात की, ओवरलैप हो सकता है, मॉनिटरिंग करना इशू हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी फर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड हो। उसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है मैं कहूँ कि इतना आपको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल में या कितने फंड होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि किसी भी गोल में 3 या 4 फंड, मुझे लगता है अनलेस आपका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है उससे ज्यादा मत कीजिए। बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 या 6 फंड हो। एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड कीजिए, सही कैटेगरी को चुनिए और ऐसे फंड को चुनिए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। राइट, इसी के साथ धन्यवाद हेमंत जी, आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और वो सभी दर्शकों को जो अपने सवाल हमसे अब तक नहीं पूछ पाए हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इंश्योरेंस पर सवाल हो, इन्वेस्टमेंट पर सवाल हो, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना हो, या अपने लोन की अदायगी की रणनीति हमसे आप चाहते हो, जितने भी तरह के सवाल हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए, तो अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने डिटेल्स हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम शो में शामिल करते हैं और एक्सपर्ट से आपकी बात भी करवाते हैं लाइव। तो मिलते हैं कल आपसे एक बार फिर और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे शो में। नमस्कार।